दोस्तों आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे धीरूभाई अंबानी जी ने अपनी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेयर कार्टेल से बचाया था। और आजकल माहौल ऐसा हो गया है कि जब भी मैं बेयर कार्टेल बोलता हूं तो आपके माइंड में सबसे पहला आता है 1992 स्कैम वेब सीरीज, जो कि हर्षद मेहता के लाइफ के ऊपर आधारित है। और ये होना भी चाहिए क्योंकि उस वेब सीरीज में ये जो बेयर कार्टेल है वो कैसे ऑपरेट करते हैं और हर्षद मेहता को बर्बाद करने में उनका क्या हाथ है उसको बहुत ही क्लियर तरीके से दिखाया गया है। और उस टाइम के बेयर कार्टेल के लीडर थे मनु मुंद्रा, जो मुंबई से ऑपरेट करते थे, जिनको द नोटोरियस ब्लैक कोबरा के नाम से भी जाना जाता था। और ब्लैक कोबरा के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड उस टाइम पे कोई नहीं थे, लेकिन आज के टाइम में वो राकेश झुनझुनवाला और राधा कृष्ण दमानी है। जी हाँ, राकेश झुनझुनवाला और आर.के. दमानी साहब जो है, जो आजकल बहुत ही रिस्पेक्टेड इन्वेस्टर्स में गिने जाते हैं, एक टाइम पे ये बेयर इन्वेस्टर्स थे। मतलब बेयर कार्टेल करता क्या था, शॉर्ट सेलिंग करता था जबरदस्त और प्राइस गिराता था और प्राइस गिराने के बाद एक नीचे भाव पे वापस उन्हीं शेयर्स को खरीद के सेटल कर देता था और इस माध्यम से वो एक बहुत ही मोटा मुनाफा भी कमा लेते थे। हालांकि जैसा कि हमने देखा है 1992 स्कैम वेब सीरीज में, बेयर कार्टेल हर्षद मेहता को बर्बाद करने में लगा हुआ होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हर्षद मेहता ऐसे पहले इंसान नहीं है जिसको बेयर कार्टेल ने बर्बाद किया है। उससे पहले भी इन्होंने बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को डिस्ट्रॉय किया है। और ऐसे ही एक एंटरप्रेन्योर थे धीरूभाई अंबानी जी, जिनके खिलाफ बेयर कार्टेल ने एक षड्यंत्र रचा था। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वो षड्यंत्र क्या था और इस बेयर कार्टेल के षड्यंत्र को धीरूभाई अंबानी जी ने अपने चाणक्य नीति से कैसे मात दिया था। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज से। तो ये उस जमाने की बात है, मतलब 70s और 80s के जमाने की बात है, जहां पर देखते ही देखते रिलायंस जो है प्राइवेट सेक्टर का बिगेस्ट कंपनी बन चुका था। और 1997 अक्टूबर में रिलायंस ने डिसाइड किया कि वो अपना आईपीओ लॉन्च करेंगे और उनका आईपीओ लॉन्च हुआ 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर। और आईपीओ लॉन्च करने के बाद रिलायंस जो है फ्रीक्वेंटली मनी रेज कर रहा था वाया कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और पार्शियली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो अगर आप में से किसी लोगों को कन्वर्टेबल और पार्शियली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के बारे में मालूम नहीं है तो आप इसको एक तरीके का डेट समझ लीजिए। मतलब रिलायंस डेट ले रहा है और उसके बदले में वो कन्वर्टेबल और पार्शियली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफर कर रहा है और ये जो डेट उन्होंने लिया है उसके ऊपर वो एक फिक्स्ड इंटरेस्ट भी पे करेगा। और ये जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और पार्शियली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं उनका एक एक्सपायरी डेट होता है और इस एक्सपायरी डेट के बाद ये जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली कंपनी के शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और पार्शियली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में कुछ डिबेंचर्स शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और कुछ डिबेंचर्स जो होते हैं वो लिक्विडिटी मतलब कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस माध्यम से रिलायंस जो है अपना फंडिंग उठा रहा था। लेकिन जब कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और पार्शियली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की बात आती है और वो अमाउंट बड़ा होता है तो उस टाइम मनी मार्केट के जो कार्टेल है उसके रेडार में धीरूभाई अंबानी आ गए। और ये जो मनी मार्केट का कार्टेल होता है जिसमें फॉरेन बैंक्स शामिल होते हैं, बहुत ही खतरनाक कार्टेल होता है। और आपने 1992 स्कैम वेब सीरीज देखा होगा तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि जब हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट में ऑपरेट कर रहे थे तो वो बिल्कुल सेफ थे, वहां पर उनको टच करने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन जब उन्होंने स्टॉक मार्केट के साथ साथ मनी मार्केट में भी कदम रखने का डिसीजन किया तब पूरा मनी मार्केट कार्टेल और स्टॉक मार्केट कार्टेल जो होता है, जिसको हम बेयर कार्टेल भी बोलते हैं, वो हर्षद मेहता के पीछे पड़ गए। और जैसा कि हमने स्कैम 1992 में देखा है, ये जो स्टॉक मार्केट का बेयर कार्टेल होता है वो मनी मार्केट के कार्टेल के इशारों पे ही नाचता है। और जब धीरूभाई अंबानी मनी मार्केट कार्टेल के रेडार में आ गए तो उस टाइम मनी मार्केट कार्टेल और बेयर कार्टेल के बीच में मीटिंग्स होने शुरू हो गए थे। और यहाँ पर बेयर कार्टेल को इन्वॉल्व होने का एक अच्छा रीजन भी था, क्योंकि अगर आप रिलायंस का शेयर प्राइस देखेंगे वो कंटिन्यूअसली बढ़ता ही जा रहा था। और लिस्टिंग के एक साल के अंदर ही, मतलब लिस्टिंग अक्टूबर 1997 में हुआ था और 1978 के अंदर ही कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 10 रुपए से 50 रुपीज पहुंच गया था। मतलब ऑलरेडी एक साल में ये 5 टाइम्स मल्टीबैगर बन चुका था। और वही 1980 में कंपनी का प्राइस 104 रुपीज तक पहुंच गया, मतलब ये 10 टाइम्स मल्टीबैगर बन चुका था। और कंपनी का शेयर प्राइस 1982 में 186 रुपीज पहुंच गया था। मतलब ये अपने लिस्टिंग प्राइस से सिर्फ 5 साल के अंदर ही ये 18 टाइम्स मल्टीबैगर बन चुका था। और यही मौका था बेयर कार्टेल को पैनिक क्रिएट करने का और यहाँ पर एक अच्छा खासा शॉर्ट सेलिंग में पैसे कमाने का। और इस तरीके से एक प्लान पकना शुरू हो गया था धीरूभाई अंबानी के खिलाफ।
और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए बेयर कार्टेल के पास दो कारण थे। पहला कारण था 1982 में रिलायंस ने राइट इशू का अनाउंसमेंट किया फॉर पार्शियली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। और पहले ही मैंने आपको समझा दिया है कि ये जो पार्शियली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं वो क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। और इनका इशू जो होता है वो शेयर प्राइस पे बहुत ज़्यादा निर्भर रहता है। और मार्केट्स में ये ऑलरेडी रूमर्स चल रहा था कि ये जो राइट्स इशू है इसको सक्सेसफुल करने के लिए और एक हायर वैल्यूएशन पे पैसा उठाने के लिए रिलायंस अपना शेयर जो है आर्टिफिशियली पंप कर रहा है, ऐसा एक रूमर चल रहा था। तो इसीलिए बेयर कार्टेल ने यहाँ पर एक मौका देखा। तो ये पहला कारण था। और दूसरा कारण ये भी था कि धीरू भाई अंबानी जो है वो इंडियन मिडिल क्लास ड्रीम बन चुके थे। जैसा कि हमने 1992 स्कैम वेब सीरीज में देखा है, जिस तरीके से हर्षद मेहता उस टाइम के इंडियन मिडिल क्लास के ड्रीम बन चुके थे और उनकी रैग्स टू रिचेस स्टोरी बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर रही थी, वैसे ही धीरू भाई अंबानी का जो रैग्स टू रिचेस स्टोरी था वो बहुत लोगों को मोटिवेट कर रहा था। और धीरू भाई अंबानी जो है वो एक बहुत बड़ा स्टार बन चुके थे इंडियन मिडिल क्लास की। और उसके साथ साथ वो अपने शेयर होल्डर्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे और उनको कभी भी नुकसान होने नहीं देते थे, जिसकी वजह से उनको शेयर मार्केट का किंग और इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्टर ऐसा माना जा रहा था। और उसी तरीके से बेयर कार्टेल और मनी कार्टेल को ये लगने लगा था कि धीरू भाई अंबानी जो है वो अपने लाइन क्रॉस कर रहे हैं, उनका भी कुछ करना पड़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि एक बढ़िया स्कीम बनाते हैं जिससे इनका जो राइट्स इशू हो रहा है उसको फेल करवा देते हैं और इन्वेस्टर्स का जो भरोसा है, जो बोलते हैं कि टूट नहीं सकता है, उसको तोड़ देते हैं। क्योंकि जो लोगों का भरोसा था और इन्वेस्टर्स का भरोसा था उसी ने धीरू भाई अंबानी को ड्रीम बना दिया था, स्टार बना दिया था। और उस भरोसे को तोड़ दिया जाए किसी भी तरीके से, तब धीरू भाई अंबानी जो है वो ऑटोमेटिकली जमीन पे आ जाएंगे। ऐसा सोच के बेयर कार्टेल, जिसमें मनु मुंद्रा भी थे, उन्होंने एक खतरनाक स्कीम रचना शुरू कर दिया। और इस स्कीम की खिचड़ी ऑलरेडी पक चुकी थी और इसमें सिर्फ तड़का लगाना बाकी था। तो यहाँ पर प्लान बहुत ही सिंपल था। रिलायंस में शॉर्ट पोजीशन लेना है, शेयर प्राइस गिराना है, डिबेंचर्स का इशू फेल करवाना है और उसके बाद जो पोजीशंस उन्होंने शॉर्ट किया है उसको स्क्वायर ऑफ करके वहां पर प्रॉफिट बुक करना है। तो इस तरीके से बेयर कार्टेल का फायदा ही फायदा। और वही दूसरी तरफ धीरू भाई अंबानी का इमेज डैमेज, रिस्पेक्ट डैमेज और उसके साथ साथ उनके डिबेंचर फेल होने के चांसेस ज्यादा हो जाते, जिससे कंपनी को जो फंड्स मिलते जो इसके एक्सपेंशन प्लान को फ्यूल करते वो फेल हो जाते। और उसके बाद बेयर कार्टेल ने अपना पहला पासा फेंका, जिसमें कोलकाता का जो बेयर कार्टेल था उन्होंने शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट कर दिया रिलायंस के शेयर्स में। और ये शॉर्ट सेलिंग ने इतनी तेजी पकड़ ली, इतनी आप पकड़ ली कि मार्च 18 1982 तक आते आते रिलायंस का जो शेयर है उसमें बहुत ही इंटेंस सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो चुका था। और एक ही दिन में बेयर्स ने अराउंड 3,50,000 रिलायंस के जो शेयर्स थे उसको शॉर्ट सेल कर लिया था। और शेयर का जो भाव था उसको 7 से 8% मतलब 7 to 8% नीचे गिरा दिया था। और अगर आपको शॉर्ट सेलिंग के बारे में आइडिया नहीं है तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के साथ इसको समझाता हूँ। आप एक ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो एक प्लॉट खरीदना चाहता है और आप उसके साथ एक डील बनाते हो कि आप प्लॉट जो है 10 लाख रुपए में बेचेंगे और इस प्लॉट की डिलीवरी आप 10 दिन के बाद देंगे। और इन 10 दिनों में क्या होता है, प्लॉट का जो प्राइस होता है वो 10 लाख रुपए से गिर के 7 लाख रुपए हो जाता है। तो इस टाइम में आप क्या करते हैं, आप किसी दूसरे ऐसे पर्सन के पास जाते हैं जो प्लॉट बेच रहा है और आप इस प्लॉट को 7 लाख रुपए में खरीद लेते हैं। और जिस प्लॉट को आपने 7 लाख रुपए में खरीदा है उसको 10 दिन के बाद जिसको आपने पहले बेचा था, प्लॉट 10 लाख रुपए में बेचा था, उसको ये डिलीवरी दे देते हैं। तो यहाँ पर आपने डील किया कितने में, 10 लाख में, और आपने प्लॉट खरीदा कितने में, एक्चुअल में 7 लाख में। तो आपका प्रॉफिट यहाँ पर 3 लाख रुपए हो गया। तो स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही होता है। आप ऐसे शेयर्स को बेच सकते हो जो आपके पास है ही नहीं, लेकिन आपके पास एक कमिटमेंट होता है कि आपको इन शेयर्स को सेटल करना होता है, इनको डिलीवर करना होता है एट अ पर्टिकुलर टाइम और डेट। तो उस टाइम से पहले आपको ये शेयर्स खरीद के डिलीवरी देना होता है। तो यहाँ पर बेयर्स क्या करते थे, एट अ हायर प्राइस स्टॉक को बेच देते थे जो उनके पास है ही नहीं। और उसके बाद शॉर्ट सेलिंग से इतना ज्यादा सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो जाता था कि शेयर प्राइस बहुत ज्यादा गिर जाता और शेयर प्राइस सस्ता हो जाता। मान लीजिए बेयर्स ने शेयर्स को बेचा 10 रुपए में और उसके बाद उन्होंने शेयर्स को क्रैश करके 5 रुपए पे लेके आए और 5 रुपए में शेयर को वापस खरीदा। और उसके बाद जिन्होंने भी 10 रुपए पे इसको खरीदा था उनको डिलीवरी डेट पे डिलीवरी दे देते हैं। और ये बेयर मार्केट का खेल था और इस ट्रांजैक्शन को हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं।
तो जैसा कि मैंने बताया था, शॉर्ट सेलिंग की वजह से रिलायंस का जो शेयर है उसमें बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो गया था और शेयर का प्राइस 7% से 8% के बीच में लुढ़क भी गया था और एक ही दिन में बेयर्स ने अराउंड 3,50,000 शेयर्स भी सेल कर लिए थे। लेकिन उसके बाद अब कुछ अजीब होने लगा मार्केट में। अचानक सा मान लो एक मिरेकल ही होने लगा। अचानक सा एक बिग बाइंग वेव आ गया मार्केट में जो रिलायंस के शेयर्स को स्वीप करके ले जाने लगे। हर जगह से जहां पर भी जो भी सेल कर रहा है, ये इन्वेस्टर्स उन शेयर्स को बाय करने लगे और जितना ज्यादा बेयर कार्टेल ने बेचा उतना ही ज्यादा इन एनआरआई इन्वेस्टर्स ने शेयर्स को खरीदा। जी हाँ, ये खरीदने वाले एनआरआई इन्वेस्टर्स थे और ये जो एनआरआई इन्वेस्टर्स थे दे वेर बेस्ड आउट ऑफ वेस्ट एशियन कंट्रीज, ऐसा माना जाता है। और ये जो बाइंग वेव आया था उसकी वजह से शेयर का जो प्राइस है वो वापस ऊपर चढ़ने लगा था और ये बिल्कुल भी एंटिसिपेटेड नहीं था क्योंकि बेयर्स ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनके ही अखाड़ा में कोई उनको पछाड़ देगा। अभी शेयर प्राइस बढ़ने की वजह से बेयर्स जो है वो अपने ही बेयर ट्रैप में फंस गए थे। जैसा कि मैंने बताया था, बेयर्स ने वो शेयर बेचे थे जो इनके पास थे नहीं, लेकिन एट अ लेटर डेट उनको ये शेयर सेटल करना था। मतलब बेयर्स ने शेयर बेचा जो इनके पास नहीं थे, लेकिन किसी ने उसको खरीदा भी था ना, तो डिलीवरी डेट पे वो मांगेगा कि मतलब मेरा डिलीवरी कहाँ है, आपने बेचा तो था शेयर्स लेकिन अभी तक डिलीवरी नहीं मिला है। तो इसलिए अभी बेयर्स को वो शेयर सेटल करना था। तो जैसा कि अभी के टाइम में है, यहाँ पर T+3 वर्किंग डेज की सेटलमेंट होती है, वैसे ही उस टाइम मतलब 1980s और 70s के टाइम बीएसई में जो शेयर सेटलिंग डेट होता था वो एवरी सेकेंड फ्राइडे को होता था। मतलब 14 डेज में एक बार शेयर सेटलिंग होता था। मतलब आज आपने शेयर बेचा तो आपको उन शेयर्स को सेटल करने के लिए या उनको एक्चुअल में खरीद के डिलीवर करने के लिए 14 डेज तक का टाइम रहता था। तो अभी बेयर्स के पास दो ही ऑप्शन थे, बेयर्स वो शेयर्स खरीदे एट अ हायर प्राइस और उसको सेटलमेंट डेट पे सेटल करे, या बेयर्स के पास एक और ऑप्शन था जहां पर वो एक प्रीमियम पे कर सकते थे जिससे वो इस ट्रांजैक्शन को मतलब इस सेटलमेंट डेट को अगले सेटलमेंट डेट मतलब 14 डेज के बाद इसको पुश कर सकते थे। और इस सेटलमेंट डेट को अगले 14 डेज तक पुश करने के लिए जो प्रीमियम उनको पे करना पड़ता था उसको उंदा बदला माना जाता था। और मैं आपको क्लियर कर दूं, बदला मतलब गैंग्स ऑफ वसैपुर वाला बदला नहीं, ये जो अदला बदली होता है ना वो वाला बदला, ठीक है। और उसके बाद डेट आता है अप्रैल 30th जो डिलीवरी डेट है। और यहाँ पर ये जो एनआरआई इन्वेस्टर्स जिन्होंने बेयर्स शेयर्स खरीदा था वो अभी यहाँ पर शेयर्स की डिलीवरी का डिमांड करते हैं। अरे एनआरआई इन्वेस्टर्स डिमांड तो कर रहे हैं लेकिन बेयर्स के पास डिलीवरी देने के लिए शेयर्स नहीं है क्योंकि शेयर का प्राइस इतना ज्यादा बढ़ चुका है। बेयर्स ने एक अभी बहुत ही नीचे प्राइस पे बेचा था, अभी ऊपर के लेवल पे हायर लेवल पे इसको खरीदेंगे तो बहुत सारे बेयर्स जो है वो बर्बाद हो जाएंगे और कुछ बेयर्स तो बैंकरप्ट भी हो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने पूछा कि हम उंदा बदला करना चाहते हैं और एनआरआई इन्वेस्टर्स ने बोला कि अच्छा आप उंदा बदला करना चाहते हो, ठीक है, तो आप 25 रुपीज पर शेयर उंदा बदला प्रीमियम दो, ऐसा एनआरआई इन्वेस्टर्स ने डिमांड किया। और ये 25 रुपीज पर शेयर उंदा बदला सुनते ही बेयर्स इतने भौंकला गए क्योंकि 25 रुपीज पर शेयर इज अ वेरी बिग डिमांड। और ये जो बेयर कार्टेल का टसल था इसमें एक्सचेंज क्राइसिस में आ गया और एक्सचेंज को नेक्स्ट वेडनेसडे तक शट डाउन करना पड़ा। ये उतना बड़ा इशू हो गया था क्योंकि एनआरआई इन्वेस्टर्स डिलीवरी मांग रहे हैं लेकिन डिलीवरी देने के लिए बेयर्स के पास शेयर्स नहीं है। अगर वो शेयर्स मार्केट से खरीदेंगे तब भी बर्बाद हो जाएंगे और अगर उन्होंने उंदा बदला में प्रीमियम पे करने का डिसीजन लिया तब भी वो बर्बाद हो जाएंगे, जिसकी वजह से पूरा एक्सचेंज सिस्टम जो है वो क्राइसिस में आ गया था। और जब ये बात बाहर आई कि मतलब बेयर कार्टेल बुरी तरीके से फंस गया है और वो अभी बर्बाद होने के मोड में है, ऐसा जब न्यूज़ बाहर आया तो रिलायंस के शेयर में और ज़्यादा खरीदार आ गए। और वेडनेसडे के बाद जब मार्केट फिर से खुला तो रिलायंस जो है रैली करके उसने अराउंड 201 रुपीज़ का पीक प्राइस अचीव कर लिया था। मतलब ये अपने लिस्टिंग प्राइस से 20 टाइम्स मल्टी बैगर बन चुका था उस टाइम। लेकिन अभी यहाँ पर किस्सा खत्म नहीं होता है क्योंकि अभी भी बेयर्स के पास शेयर्स नहीं है सेटल करने के लिए, क्योंकि अभी भी एनआरआई इन्वेस्टर्स वेट कर रहे हैं कि कब बेयर्स जो है उनका शेयर्स डिलीवरी देगा। और अभी यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जितना शेयर्स बेयर कार्टेल को चाहिए उतना शेयर्स अभी मार्केट में कोई भी बेच नहीं रहा है। तो इसलिए बेयर कार्टेल जो है जो शेयर्स बेचेगा उसकी तलाश करने लगता है और फाइनली वो एक सेलर को लोकेट कर लेता है। और ये जो सेलर है ये इंस्टॉलमेंट्स में रिलायंस के जो शेयर्स है उसको डिलीवरी देता रहता है और इसके माध्यम से बेयर्स जो है यहाँ पर शेयर्स खरीदते हैं और ये जो एनआरआई इन्वेस्टर्स है जिनको उन्होंने शॉर्ट सेलिंग किया था वहां पर जाके शेयर्स डिलीवरी देके वहां पर सेटल कर लेते हैं। और बेयर कार्टेल ने सोचा था कि ये एंड ऑफ द स्टोरी है, वो ऐसे गलती फिर नहीं करेंगे, लेकिन ये एंड ऑफ द स्टोरी नहीं था।
बाद में बेयर कार्टेल को एक ऐसा सच मालूम होता है जिससे उनके पैरों के नीचे जो जमीन था वो खिसक जाता है, क्योंकि जो शेयर्स सेटलमेंट के लिए बेयर्स ने खरीदा था उसमें से मेजर सेलर थे नन अदर देन लेट धीरूभाई अंबानी, द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिलायंस। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जो मैंने आपको किस्से सुनाए हैं, जो खेल हो रहा था, जो स्कीम हो रहा था, उसमें बेयर कार्टेल ये समझ रहा था कि वो ये खेल खेल रहा है और वो इस खेल के कंट्रोल में है, लेकिन असल में इस खेल का जो सूत्रधारी थे वो रिलायंस के धीरूभाई अंबानी थे। और यहाँ पर बेयर कार्टेल जो है वो मात्र एक प्यादा ही था और वो समझ रहा था कि ये पूरा खेल वो खुद चला रहा है, लेकिन असल में धीरूभाई अंबानी जो है वो इतने स्मार्ट थे कि वो बिना सामने आए ही इस पूरे खेल को चला रहे थे। और जिस स्कीम की खिचड़ी को बेयर कार्टेल ने पकाया था, उसी खिचड़ी में धीरूभाई अंबानी ने बेयर कार्टेल को फंसा दिया था। धीरूभाई अंबानी द चाणक्य वो पहले ही समझ चुके थे, स्टार्टिंग में ही, बिगिनिंग में ही समझ चुके थे कि जो शेयर प्राइस की गिरावट हो रही है उसमें बेयर कार्टेल का हाथ है। क्योंकि देखिए, रिलायंस के जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे और जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे वो रिलायंस की तरफ बहुत ही लॉयल थे, क्योंकि उन सभी को पता था कि चाहे जो भी हो जाए धीरूभाई अंबानी जो है वो इन्वेस्टर्स का नुकसान होने कभी नहीं देंगे। जिसकी वजह से धीरूभाई अंबानी का जो शक है वो पहले से ही बेयर कार्टेल पे था और कॉन्सिक्वेंटली जो मार्केट में ट्रांजैक्शन चल रहे थे उससे कंफर्म हो गया कि ये बेयर कार्टेल का ही क्या करा है। तो इसीलिए धीरूभाई अंबानी द चाणक्य उन्होंने एक काउंटर अटैक लॉन्च करने का स्कीम शुरू कर दिया। एंड एज अ पार्ट ऑफ दैट धीरूभाई अंबानी जो है रिलायंस के जो कोलैबोरेटर्स थे, मतलब रिलायंस में जो इन्वेस्ट करते हैं या रिलायंस के पार्टनर्स थे या रिलायंस के साथ जो भी काम करते थे जो अब्रॉड में थे, उनको फोन लगाना शुरू कर दिया और उनमें से उन्होंने कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स को चुने जो एनआरआई इन्वेस्टर्स के रूप में आके रिलायंस में जो भी शॉर्ट सेलिंग चल रहा है उसको वो वहां पर बाय करेंगे। तो इसीलिए मार्केट में सबको ये अजीब लगा था और हैरत भी हुआ था कि अचानक सा ऐसे पैनिक में कौन है जो रिलायंस के सारे शेयर्स स्वीप करके जा रहा है। तो यहाँ पर इफेक्टिवली अगर देखेंगे तो एनआरआई इन्वेस्टर्स के रूप में यहाँ पर धीरूभाई अंबानी ही थे जो इन शेयर्स को खरीद रहे थे और इन्होंने बेयर कार्टेल से ये शेयर्स 150 रुपीज में खरीदा इन शॉर्ट सेलिंग, क्योंकि उस टाइम बेयर कार्टेल लगातार इस शेयर्स को बेच रहा था। और ये शेयर्स खरीदने के बाद ये जो एनआरआई इन्वेस्टर्स थे उनके द्वारा धीरूभाई अंबानी ने ही 30 अप्रैल को शेयर्स की डिलीवरी मांगी और धीरूभाई अंबानी ने ही ये जो उंदा बदला था उसमें 25 रुपीज पर शेयर मांगा और बेयर कार्टेल को बुरी तरीके से फंसा दिया। और उसके बाद जब बेयर कार्टेल ये जो शेयर्स है उसको सेटल करने के लिए बायर्स ढूंढने लगा तो उसके बाद धीरूभाई अंबानी सामने आए और बेयर कार्टेल को एट अ हायर प्राइस इन्होंने वो शेयर्स बेच दिए। और ये बेचारे बेयर कार्टेल उन्हीं शेयर्स को लेके आके ये जो एनआरआई इन्वेस्टर्स थे जो कि नन अदर देन धीरूभाई अंबानी के पॉन्स थे, उन्हें ये जो कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस था 150 रुपीज वहां पर आके डिलीवरी दे दिया। तो इस तरीके से धीरूभाई अंबानी ने क्या किया, ये जो बेयर कार्टेल थे उनके ऊपर एक बहुत बड़ा पेनल्टी डाला उनके साथ पंगा लेने के लिए। और उसके बाद मार्केट में क्लियर हो गया था, जो भी ट्रेडर्स थे, जो भी स्पेकुलेटर्स थे, जो भी बेयर कार्टेल था इंडिया में, कोलकाता में, हर जगह उनको ये क्लियर हो चुका था कि चाहे कुछ भी हो जाए रिलायंस और धीरूभाई अंबानी के साथ पंगा नहीं लेना है। अगर पंगा लिया तो ये आदमी जो है धूल चटाएगा और उसके बाद ऐसा बर्बाद करेगा कि उसको समझने में सालों लग जाएंगे। और जो हमने अभी इंसिडेंट और स्टोरी सुना है ये सुनने में कितना मजेदार है उतना ही स्ट्रॉन्ग मैसेज ये डिलीवर करता है और धीरूभाई अंबानी के कैरेक्टर के बारे में बताता है। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल और कितना इंस्पायरिंग स्टोरी है ये। अगर आपको ऐसे ही और इंस्पायरिंग स्टोरीज और इंसिडेंट सुनने हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम ऐसे और वीडियोस आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही इंस्पायर्ड रहिए, मोटिवेटेड रहिए।